पहली फसील के दरवाजे के दाएं बाएं के बुर्जों को गिराने के बाद सुल्तान के हुक्म पर मंजनीकों को थोड़ा सा आगे ले जाया गया। इसके बाद दूसरी शहरपनाह के बुर्ज वहां से साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें हदफ बनाया गया और पहले बुर्जों की तरह थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो बुर्ज भी ढेर कर दिए गए थे। शहर में इन बुर्जों के गिरने के बाद गर्दो गुबार का एक तूफान सा उठ खड़ा हो गया था। दोनों शहरपनाहों के मखसूस बुर्जों को गिराने के बाद दोनों मंजनीकों ने अपना रुख बदला। अब जो पहली शहरपनाह का दरवाजा था, दोनों मंजनीकें उस शहरपनाह के ऊपर वाले हिस्से पर संगबारी करने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजनीकों ने शहरपनाह के ऊपर वाले हिस्से को गिराना शुरू किया, यहाँ तक के दरवाजों के ऊपर जो मुस्तहकम और मजबूत फसील बनी हुई थी वो भी दरवाजे तक गिर गई। फिर थोड़ी सी मजीद दीवार नीचे गिराने के बाद दरवाजे पर संगबारी की गई तो जिन दीवारों के सहारे दरवाजा खड़ा था वो तो पहले ही गिर चुकी थी, लिहाजा बड़ी आसानी से दरवाजा भी नीचे आ गया। दरवाजा जब नीचे गिरा तो सुल्तान के इशारे पर बड़े पुरजोश अंदाज में मुसलमान लश्करियों ने खुदाबंद कुद्दूस की तकबीरें बुलंद की और इन तकबीरों से न सिर्फ ये कि इर्द गिर्द की फजाएं कांप उठी थीं, बल्कि शहर भी तकबीरों की इन आवाजों और शहर में उठने वाली आवाजों की बाजगश से गूंज उठा था। चारों तरफ एक खौफ व हिरास फैल गया था। शहर में ये खबर भी आम हो गई कि सुल्तान ने मंजनीकों के जरिए हमलावर होते हुए शहरपनाह के बुर्जों के साथ साथ शहरपनाह का दरवाजा भी तोड़ दिया है। लिहाजा इस खबर से शहर के अंदर अफरा तफरी का आलम बर्पा हो गया। साथ ही लोग ये कयास आराइयां करने लगे कि जिस तरह मुसलमानों ने पहली फसील का दरवाजा तोड़ा है, इसी तरह वो दूसरी फसील का दरवाजा भी तोड़ देंगे। ताहम शहर के अंदर जो लश्कर था उनके समझाने बुझाने पर लश्करी कुछ हौसलामंद हुए। इस मौके पर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने एक बेहतरीन कदम उठाया। उसने अपने चंद छोटे सालारों को लश्कर के कुछ हिस्से दिए और उन्हें शहरपनाह के मुख्तलिफ दरवाजों के सामने घात लगाकर बैठने का हुक्म दे दिया। इन लश्करियों को यह हुक्म दिया गया था कि कोई भी शहर से निकलकर भागेगा नहीं। अगर वो ऐसा करे तो अगर कोई छोटा गिरोह हो तो उस पर हमलावर हो जाएं, अगर कोई बड़ा मुसल्ला गिरोह हो तो उस पर पहले तीरंदाजी करके उसकी कुव्वत को तोड़ें, फिर उस पर हमलावर हों। यूं शहरपनाह के सारे दरवाजों पर अपने लश्करी फैलाकर एक तरह से सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने शहर में से हर एक के भागने की राहें मसदूद कर दी थी। ये काम करने से मंजनीकें चलाने वालों को भी कुछ सस्ताने का मौका मिल गया। सुल्तान को यह खबर दी गई कि शहरपनाह के सारे दरवाजों के सामने मुसल्ला जवानों को खड़ा कर दिया गया है। तब सुल्तान ने फिर मंजनीकें निशानाबाजों को हुक्म दिया कि अब वो शहरपनाह का दूसरा दरवाजा गिराने की कोशिश करें। मंजनीकें एक बार फिर चलना शुरू हुईं। दरवाजे के ऊपर जो फसील का हिस्सा था उसे गिराना शुरू किया गया। गिराते गिराते पहले दरवाजे की तरह संगबारी नीचे आई, दीवारें गिरीं, फिर गर्दो गुबार के एक तूफान के साथ वो दरवाजा भी नीचे आ रहा। दरवाजा जब गिरा तो शहर के अंदर से कोई लश्कर बाहर नहीं निकला। इस मौके पर सुल्तान ने अपने लश्कर को उस्तवार किया। लश्करियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी ढालें अपने सामने रखें ताकि सामने की तरफ से या फसील के दाएं बाएं जानिब से उन पर तीरंदाजी की जाए तो वो इन तीरों से महफूज रहें। फिर सुल्तान ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। शहरपनाह के पहले हिस्से से दाखिल हुआ लेकिन कोई मुजाहमत ना हुई। फिर जब सुल्तान के लश्करी दूसरी फसील के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सामने से किला जाबर के हुक्मरान जाफर के मुसल्ला जवान गिरने वाले दरवाजे से दाखिल होने वाले सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के लश्करियों पर इस तरह हमलावर हुए जैसे रात की गहरी तारीकी में भूखे भिपरे खूक अचानक किसी पर हमलावर हो जाते हैं। जाबर के किले का हुक्मरान जाफर, उसका ख्याल ये था कि वो मुसलमानों को दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होने देगा। जब उसके लश्करी हमलावर हुए तब सुल्तान के लश्कर को अंदर दाखिल होने से रोकें तो सुल्तान ने अपने सालारों को हुक्म दिया कि तकबीरें बुलंद करते हुए और लश्करियों का जोश व जज्बा बढ़ाते हुए आगे बढ़े। जो भी लश्कर पर हमलावर हो हर सूरत में उसे पीछे धकेलें। एक बार शहर में दाखिल हो जाएं, इसके बाद कोई लश्कर उनकी राह नहीं रोक सकेगा। लश्कर में जब तकबीरें बुलंद होना शुरू हुई तो मुसलमान लश्करियों और मुजाहिदों के अंदर एक अजीब और अनोखा जज्बा पैदा हुआ और वो जोर मारते हुए टूटे दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए। सामने से जाफर के लश्कर ने राह रोकने की पूरी कोशिश की। लम्हे भर के लिए मुसलमानों ने अपने सालारों की सरकर्दगी में थोड़ी देर के लिए भी रुके, लेकिन इतनी देर तक लश्कर का मजीद हिस्सा भी शहर में दाखिल हो चुका था। लिहाजा मुसलमानों का दबाव बढ़ने लगा और जिस लश्कर ने राह रोकी थी उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी के आसार पैदा होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का सारा लश्कर शहर में दाखिल हो गया। ये सूरत हाल बड़ी अजीब और नागहानी थी।
शहर पना के ऊपर जो मुहाफिज थे, जब उन्होंने देखा कि सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी का सारा लश्कर शहर में दाखिल हो गया है तो उन्हें अपनी जानों के लाले पड़ गए थे। वो फौरन शहर पना से नीचे उतर गए और उस लश्कर में आन शामिल हुए जो शहर में दाखिल होने वाले सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के लश्कर से बरसरे पैकार था। किले के हाकिम जाफर के कहने पर उसके पास जो सारा लश्कर था वो यकबारगी सुल्तान के लश्कर पर अचानक चढ़ने वाले बुखार, शराबों के दश्त में भटकते और मौत की कमंद फेंकते जबर की घटाओं की तरह टूट पड़े। लेकिन किले के लश्कर और किले के हाकिम जाफर की बदकिस्मती के उसका पाला एक ऐसे सुल्तान, ऐसे सालारों और ऐसे लश्करियों से था जो बहर से फौजमंदी के मोती, आग से कामरानियों के शोले, अब्र से फतहमंदी का आबे सफा तक निकालने का तेज हौसला रखते थे। जवाब में जब सुल्तान और उसके सालारों और लश्करियों ने मखदूश और शिकस्ता कर देने वाली तबाही के गिरदाब, फिक्रो किरदार की तरतीब और कल्बो नजर की ततहीर तक को दुरुस्त कर देने वाले खैर के अकायद और नजरियात की तरह अपने हमलों में तेजी पैदा की, तो सुल्तान के लश्करियों ने अपने सामने आने वाले हर जानदार के नफस में तूफान, हर रूह में जलजले, हर शय में इज़्तिराब और हर जिस्म में लर्जिश बर्पा करके रख दी। इन तेज हमलों का नतीजा यह निकला कि शहर के अंदर शहर के हाकिम जाफर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और सुल्तान के लश्कर ने उनका ताक़ुब करते हुए उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। शायद शहर के लश्कर और शहर के लोगों को खबर हो चुकी थी कि सुल्तान के लश्कर ने शहर पना के दरवाजे की नाकाबंदी कर दी है, लिहाजा किसी ने भी शहर से भागने की कोशिश नहीं की। काफी देर तक ये कत्लेआम जारी रहा। इस दौरान चंद वो लश्करी जो किले के हाकिम के बेटों को पहचानते थे, उन्होंने किले के हाकिम जाफर और उसके बेटों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। शहर के अंदर जिस किसी ने भी हथियार उठाने की कोशिश की, सुल्तान के हुक्म पर उसका सर कलम कर दिया गया। जाफर अपने किले को नाकाबिले तस्खीर समझता था। सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी ने उसे जेर करके रख दिया था। दोपहर तक किले और शहर पर सुल्तान का तसल्लुत मुकम्मल हो चुका था। गली कूचों में दौड़ने वाले वो लश्करी जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया और शहर में अब कोई ऐसी कुव्वत न रही थी जो मुसलमानों के लिए खतरा साबित होती। इस काम की तकमील के बाद सुल्तान ने एक खुली जगह लश्कर के पड़ाव का हुक्म दे दिया। फिर किला जाबर के हुक्मरान बनो कुशैर के जाफर और उसके दोनों जालिम बेटों को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान कुछ देर तीनों को बड़ी संजीदगी से देखता रहा, फिर जाफर के सामने आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बनो कुशैर के जाफर, मैंने सुना है नाबीना होकर तूने जुल्म और जबर के वो गुल खिलाए हैं जो एक बसारत रखने वाला आदमी भी ना कर सकता। सुन जालिम इंसान, एक अच्छे हुक्मरान को अपनी रियाया के लिए लहन शायर और नाफा बन के महक जाना चाहिए। अच्छा हुक्मरान वो है जो अपनी रियाया के दिल के शानों में उनकी ताज़ा आरजुओं और उनके ख्याल नौ की तकमील कर दे, उनके तन की रग बनकर उनके हसीन क़ुलूब का हाल जान जाए और उजड़े खंडर जैसे माहौल, नौहगर लम्हों जैसी तमन्नाओं में उन्हें तरबो शादमानी और बेफिक्री का पैगाम दे। अपने किरदार और तालीफ़े क़ुलूब से उनके सीनों में सुकून, दिलों में गुदगुदाहट भर दे, ना कि तुम्हारी तरह जाहिल और मकरो फरेब और काहिर बनकर कूबकू एहतमाल और ब्रहमी का रंग बखेरता रहे। मौत से पहले ही लोगों के लिए उक़बा की उक़ूबत बनकर उनसे जिंदा रहने की इस्तात छीनता रहे। बेगैरती का शोला बनकर उनकी रियाजतों के समर को इस तरह पामाल करता फिरे कि वो अपने ही वतन में गैर ज़मीनों और अजनबी देशों के बाशिंदे ख्याल करने लगे। सुल्तान रुका, फिर दोबारा जाफर को मुखातिब करके कहने लगा, बता इस मामले में तेरा क्या ख्याल है। जाफर कुछ न बोला, उसकी गर्दन झुकी रही। सुल्तान उससे हट गया, उसके दोनों जालिम बेटों के सामने आया, उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों कबीरे इब्लीसी और दिल आशोब मंजर बनकर अपने अतराफ के लोगों के शीशा अक्लो दानिश में गलीज तकल्लुम का अक्स भरते रहे हो, लोगों की नब्जो नफ्स पर जुल्म के चरके लगाते रहे हो, लोगों को आज़ादी और जिंदगी के जौहर से महरूम करने को तुमने अपना वतीरा बना लिया था। फना अंजाम इंसान होकर तमर्रुद की रविश अख्तियार करते हुए तुमने हर अच्छे तमद्दुन को मजरू किया। हवस बाख्ता इंसान बनकर हाकमियत आला की सीढ़ी पर खड़े होकर तुमने इस शहर और आसपास के लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर शबखून मारा। बताओ, तुम्हारा बाप एक अच्छा हुक्मरान था या एक जाबिर और काहिर और जलील इंसान? वो दोनों जब खामोश रहे, कुछ न बोले, तब सुल्तान ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की, जिस पर जाफर और उसके दोनों बेटे लरज और कांप गए। जाफर के दोनों बेटों को मुखातिब करते हुए धाड़ती आवाज में सुल्तान ने पूछा, मैंने तुम सबसे कुछ पूछा है? जाफर के दोनों बेटे कांप गए। उनमें से एक बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, हमारा बाप इंतहा दर्जे का जालिम और बेइंसाफ हुक्मरान था। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन दोनों भाइयों से पलटा
जाबर के हाकिम जाफर के सामने आया। जाफर की गर्दन घो चुकी हुई थी। सुल्तान ने जाफर को फिर मुखातिब किया, इस किला मोहकम में जब खुदाबंद कुद्दूस ने तिब्लो अलम का तुम्हें मालिक बनाया था तो क्यों गुरूर व फख्र और तासुब और घुमंड के तख्त पर बैठे हो? क्यों तू सूरत परस्त और क्यों तू लोगों पर फक्र व फाका जिल्लत तारी करता रहा? क्यों तेरे नफस की अंधी भूख ने तेरे सलीम को राह मुस्तकीम से हटाया? क्यों तू अल्लाह का आजिज बंदा बनने की बजाय इबलीस का एक इंतहाई बदकिरदार गुमाश्ता बन बैठा? जाफर चुप रहा। सुल्तान की इन सारी बातों का उसने कोई जवाब न दिया। सुल्तान कुछ देर तक उसको देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं जानता था तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बेटों के पास मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं। फिर सुल्तान पर गैज़ो गज़ब का जुनून सा सवार हो गया। उसकी तलवार बारी बारी बुलंद हुई और जाफर और उसके दोनों बेटों की उसने गर्दनें काट के रख दी। तलवार साफ करके सुल्तान ने न्याम में डाली और मुड़कर अपने सामने खड़े बदरान, बरसिक और अरसलान वगैरह के अलावा दीगर सालारों की तरफ देखा। फिर किसी कदर खुशकुन अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, मेरे अजीजों, लोग इस किले को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे, लेकिन हमने इसे मुसख्खर करके छोड़ा है। दोनों शहर पनाहों के जिन दरवाजों से हम दाखिल हुए हैं, उनके दाएं बाएं जो बुर्ज हमने गिराए हैं उन्हें गिरा रहने दो, दोबारा तामीर करने की जरूरत नहीं है। लश्कर में जो कारीगर हैं उन्हें भी इसी वक्त इस काम पे लगाओ। शहर के दरवाजे अंदरूनी और बैरूनी दोनों फसीलों के खड़े करें और इनके ऊपर फसील को दोबारा तामीर करके बराबर कर दें। चंद रोज के लिए हम इस किले में क़याम करेंगे। इस किले में जिस कदर शरीर लोग थे उनका खात्मा तो हम लोग कर ही चुके हैं, बाकी लोगों को हम अमान दे चुके हैं। किले को पहले जैसा ही मुस्तहकम बना दिया जाएगा। यहाँ हम छोटा सा एक लश्कर रखेंगे और अपना हाकिम भी मुकर्रर करेंगे। क़य्युमुद्दौला और अरसलान, तुम दोनों जाओ, लश्कर के अंदर जो सन्ना है उन्हें काम पे लगा दो और बाकी लश्कर को आराम करने का हुक्म दो। इसके साथ ही क़य्युमुद्दौला और अरसलान वहां से हट गए। मगरिब की नमाज के बाद अरसलान अपने खेमे में जब दाखिल हुआ तो दंग रह गया, इसलिए कि खेमे में अखीमूद, सुफैना, गरियाद और जोबा मौजूद थे। जो ही वो खेमे में दाखिल हुआ, चारों ने अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। सबसे पहले अखीमूद आगे बढ़ा, अरसलान को गले लगाकर मिला। इसके बाद बारी बारी सुफैना, गरियाद और जोबा ने उसकी अहवाल पुरसी की। फिर चारों उसी जगह बैठ गए जहां अरसलान की आमद से पहले बैठे हुए थे। अरसलान भी अखीमूद के करीब हो बैठा। फिर अखीमूद को मुखातिब करके कहने लगा, आपकी आमद की इत्तला तो हमें हो चुकी थी, लेकिन आप लोग किस वक्त आए हैं? अखीमूद मुस्कुराया और कहने लगा, बेटे, हम तो काफी देर के आए हुए हैं। कुछ देर चारों सुल्तान के पास बैठे रहे। तुम्हारे खेमे के साथ ही सुल्तान ने हमारे लिए भी खेमे का एहतमाम कर दिया है। हम तो बड़ी बेचैनी से तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहे थे। इस पर अरसलान बोला और कहने लगा, दरअसल इस शहर को फतह करते वक्त हमने शहर की फसील के चंद बुर्जों और दोनों दरवाजों को गिरा दिया था। मैं और क़य्युमुद्दौला लश्कर के एक हिस्से को लेकर गिरी हुई शहर पनाह की और दरवाजों की मरम्मत कराते रहे हैं। दरवाजे दोबारा उस्तवार कर दिए गए हैं और गिरी हुई शहर पनाह भी ठीक कर दी गई है। मेरे ख्याल में आप शहर पनाह के किसी दूसरे दरवाजे से दाखिल हुए। अखीमूद ने गौर से अरसलान की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है बेटे। सुल्तान ने जो मुहाफिज हमें लाने के लिए अंताकिया भेजे थे, वहीं यहाँ हमें अपने साथ लेकर आए हैं, और वो गिरे हुए दरवाजों की तरफ से नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में वो इस किले के जनूबी दरवाजे से लेकर हमें इस शहर में दाखिल हुए। यहाँ आते ही सुल्तान ने हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया, हमारी अहवाल पुरसी की। इसके बाद तुम्हारे खेमे के साथ ही हमारे लिए खेमा भी नस्ब करा दिया, और हमने बेहतर यही समझा कि यहीं तुम्हारे खेमे में बैठकर ही तुम्हारा इंतजार करें। अखीमूद के खामोश होने पर अरसलान फिर बोल उठा, दरअसल सारे काम की तकमील के बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया। इसके बाद सीधा यहाँ लौट आया हूँ। आप लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा। अखीमूद कुछ कहना चाहता था कि ज़ुबा, जो अब तक खामोश बैठी थी, प्यार भरे अंदाज में अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, आपकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे खाना पूछा था, लेकिन हमने कहा कि आप लौटेंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। इस पर अरसलान ने किसी को आवाज देकर बुलाया। एक जवान भागा भागा अंदर दाखिल हुआ। अरसलान ने उसे खाना लाने के लिए कहा। जल्द ही चंद जवान खैमे में दाखिल हुए। खाने की अशिया उन्होंने सबके सामने चुन दी और सब इकट्ठे बैठकर पुरसुकून और खामोश माहौल में खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब पहले की तरह नशिस्तों पर बैठकर बातें करने लगे थे कि खैमे के बाहर किसी ने खंगारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इस पर अरसलान उठकर जब खैमे से बाहर गया तो खैमे के दरवाजे के एक तरफ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का जाती खादिम कौदुन खड़ा हुआ था। उसे देखते ही अरसलान ने किसी कदर फिक्रमंदी से उससे पूछा, कौदिन, खैरियत तो है? कौदिन चंद कदम आगे बढ़ा, अरसलान के करीब हुआ और कहने लगा, अमीर अरसलान, आपको सुल्तान ने तलब किया है।
اور باقی سالار بھی سلطان کے خیمے میں پہنچ چکے ہیں اور شاید سلطان کسی اہم موضوع پر آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ارسلان کے چہرے پر کودن کی آمد پر جو فکر مندی کے آثار تھے وہ جاتے رہے۔ پھر کسی قدر پرسکون انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ خیمے میں اس وقت میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں اطلاع دے کر بس جلد ہی پہنچتا ہوں۔ کودن وہاں سے چلا گیا۔ ارسلان خیمے میں داخل ہوا اور اخیمود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگ بیٹھے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، مجھے سلطان نے طلب کیا ہے، کسی اہم مسئلے پر صلاح مشورہ ہوگا۔ ایسا کہنے کے بعد اخیمود کا انتظار کیے بغیر ارسلان خیمے سے نکل گیا۔ ارسلان جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے قیم الدولہ، برسق اور بدران کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی بیٹھے تھے۔ بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے ارسلان آگے بڑھا، قیم الدولہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کی آمد پر تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر سلطان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ خیمے میں سلطان کی آواز گونجی، ارسلان، تمہاری آمد سے پہلے میں قیم الدولہ، بدران اور برسق کے علاوہ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر چکا ہوں۔ میں تمہارے اور بدران کے ذمے ایک مہم لگانا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں تم دونوں احسن طریقے سے اس سے نمٹ سکتے ہو۔ مغرب کی نماز سے پہلے ہمارے وہ مخبر جو ہم نے حلب کے گرد و نواح میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے تھے وہ لوٹے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ تاج الدولہ نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تاج الدولہ اس وقت حلب شہر کے اندر ہے۔ جانتے ہوگے کہ حلب شہر پر ابن حسین کا قبضہ ہے۔ ابن حسین اپنی سلامتی کے لیے بھاگ چکا ہے اور شہر پر تاج الدولہ کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن حلب شہر کے قلعے پر مسلم بن قریش کے چچا زاد بھائی سالم بن ملک کا تسلط ہے۔ اس نے قلعہ تاج الدولہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ وہ قلعہ ہمارے حوالے کرے گا۔ تاج الدولہ لگاتار اصرار کر رہا ہے کہ حلب کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ تاج الدولہ تو شہر کے اندر موجود ہے اور قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ سالم مزاحمت پر اترا ہوا ہے۔ ایک بڑے لشکر کے ساتھ ارتق بھی تاج الدولہ کی مدد کو پہنچا ہوا ہے، اور جو مخبر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ارتق اس وقت ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ حلب کے نواح میں مقیم تھا۔ تاج الدولہ اور ارتق نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جو کوئی بھی حلب پر قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے، ارتق پہلے اسے روکے گا، پھر شہر سے نکل کر تاج الدولہ اس پر ضرب لگائے گا۔ اس طرح دونوں مل کر حلب شہر کا دفاع کرتے ہوئے اس پر اپنا قبضہ جاری رکھیں گے۔ بیٹے، پہلے میرا ارادہ تھا کہ چند روز یہاں رکوں گا، لیکن اب میں جلد یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو حلب شہر کے اندر تاج الدولہ حلب کے قلعے پر قبضہ کرنے کی خاطر اپنا دباؤ بڑھاتا رہے اور تنگ آ کر سالم بن ملک اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اب جو لاہے عمل ہم نے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو گے۔ تمہارا رخ ارتق کی طرف ہوگا۔ ایسا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ارتق حلب کے نواح میں قیام کیے ہوئے ہے۔ جو مخبر آئے ہیں وہ اس تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں قیم الدولہ اور برسق بھی باقی لشکر کے ساتھ کوچ کریں گے۔ شہر کا نظم و نسق ٹھیک ہے، اب یہاں ایسی کوئی قوت نہیں جو ہمارے خلاف بغاوت کرے۔ اس شہر پر حملہ آور ہوتے وقت میں نے سوچا تھا کہ قلعے کے حاکم جعفر کے ساتھ ساتھ یہودی تنظیم کے سربراہ عمر موسیٰ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی عمر موسیٰ یہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال دوڑ کے کہاں جائے گا؟ اگر اس نے زمین کی تہ میں بھی اترنے کی کوشش کی تو ہم اس کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم مہم ہے وہ تاج الدولہ اور ارتق کی ہے۔ سلطان کے خاموش ہونے پر ارسلان نے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ اگر قابل قبول ہو تو تسلیم کر لیجیے گا، ورنہ جو لاہے عمل آپ تیار کر چکے ہیں اسے اپنایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات لشکر یہاں قیام کرے، اگلے روز شہر کا نظم و نسق اپنے اعتبار سے ہاتھوں میں دینے کے بعد یہاں سے ہم کوچ کریں گے۔ حلب کا رخ نہ کریں بلکہ شہرہ کی طرف جائیں جو حران ہوتی ہوئی جزیرہ ابن عمر، موصل اور استراباد کی طرف ہوتی ہوئی نیشا پور جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ کام بھی کریں گے کہ سفر ہم اس رفتار سے کریں گے کہ سورج غروب ہوتے وقت ہم حران شہر پہنچیں، وہاں پڑاؤ کریں، مغرب کی نماز ادا کی جائے، رات کا کچھ حصہ وہاں بسر کیا جائے۔ اس کے بعد میں اور بدران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ارتق کا شب خون مارنے کے لیے نکل جائیں۔ اگر آپ قیم الدولہ، برسق اور دیگر سالاروں کے ساتھ حلب کا رخ کیجیے گا۔ سلطان محترم، اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ارتق اور تاج الدولہ یہی خیال کریں گے کہ حلب کا رخ کرنے کی بجائے ہم حران، جزیرہ ابن عمر، موصل اور ہمدان سے ہوتے ہوئے نیشا پور رخ کریں گے، لہٰذا وہ کسی قدر ہماری طرف سے غافل ہو جائیں گے اور اپنے لیے ہمیں خطرہ خیال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ سلطان محترم، ارسلان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سلطان بول پڑا، ارسلان، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ میں سمجھ گیا،
अब तुम्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी तजवीज को पसंद किया है